ये मानते हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है? और ये बेचारे कभी कैशलेस की आवाज़ उठाई इनकी? बिल्कुल, मैं तो बहुत उठाता हूँ अभी। और मैं तो आपको एक बात और बताता हूँ, पार्षद जीत के गए थे, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है या उनके जो काम की वो थी उस पे भी कुछ SC ST समाज से हैं, उन लोगों को बड़ी दूसरी नज़र से देखा जाता है। मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरे सामने बोला गया है कि इस कप में चाय पी ली तो इस कप को साइड में रख दो, ये SC ST है। नमस्कार, मैं अंकित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध समाजसेवी मुकेश कुमार जी। तो चलिए जानते हैं बारीकी से कि जैसे उनका कैसे राजनीति में आना हुआ और उनके पूरे कार्यकाल के बारे में। तो मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद अंकित जी। सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा, लगातार आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका? क्योंकि जो दर्शक हैं वो भी देखते हैं, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं, आपकी वीडियोस भी ज़्यादा चलती हैं। जो आपकी एनर्जी का स्रोत है, क्या मानते हैं आप उसे? माँ बाप की सेवा और भोलेनाथ की कृपा, यही एनर्जी का स्रोत है। अगर जो आपको खुश रहना है, आपको अच्छा काम करना है, तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और भोलेनाथ की पूजा करें। आपके सभी कष्ट दूर होंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी हर दम। एनर्जी तो है, क्योंकि काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियन भी हमने देखे हैं। आज आपसे बारीकी से बात करेंगे। काफ़ी पॉलिटिशियन हमने देखे हैं जो चुनाव जीतने के बाद थोड़ा दूरी बना लेते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे राजनीति में आपका सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है, आप लगातार लोगों से उतना ही कनेक्ट होते जा रहे हैं। क्या कहते हैं जो ये पॉलिटिक्स है उसके बारे में, आज की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, दो चीज़ होती हैं। ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में आते हैं पैसा कमाने। मैंने बहुत से लोगों के सोच को और मानसिकता को देखा है कि वो कहते हैं कि राजनीति में आएंगे और फिर पैसा कमाएंगे। हम पैसा छोड़ के राजनीति में आए हैं। मेरा अच्छा खासा काम था, हम स्क्रैप का काम करते थे, दिल्ली मेट्रो का। हम अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करते थे, प्रॉपर्टी का काम भी, फाइनेंस का काम भी, बहुत सारे काम करते थे। उन सबको छोड़ के हम राजनीति में आए हैं। लोग राजनीति में आते हैं पैसा कमाने, हम पैसा छोड़ के राजनीति में आए हैं। तो ये फ़र्क तो रहेगा कि थोड़ा सा अगर जो उसी तरफ हम भी सोचते तो हम भी शायद आम लोगों से कट जाते। लेकिन हम सारी सुख सुविधाएं छोड़कर और फिर राजनीति की तरफ आए हैं, तो उसका फ़र्क मिलता है। एक सन्यासी के तौर पर यानी आप काम कर रहे हैं, जैसे सब चीज़ आपने मोह माया का भी त्याग कर दिया। तो मुकेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे राजनीति में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? कुछ ना कुछ आपने समाज में देखा होगा कि भाई मुझे राजनीति में आना चाहिए। क्या लगा आपको, समाज में ऐसी क्या कमी देखी आपने कि आपने सोचा मैं भी राजनीति के क्षेत्र में जाता हूँ? देखिए, जब मैं छोटा सा था ना, तो मेरे मामा तो हैं नहीं, तो मैं अपनी नानी के पास रहता था। तो मैं अपनी नानी की पेंशन बनवाने गया। उस टाइम पे MLA होते थे जीतराम जी। तो वो पेंशन बनवाने के लिए मुझे बड़े चक्कर काटने पड़े। तो मैंने देखा, यार इतना परेशान होना पड़ता है, एक पेंशन बनवाने के लिए इतना परेशान होना पड़ता है। तो मैं धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगा, छोटे छोटे काम। पहले मैं बीजेपी में था, लगभग 16-17 साल बीजेपी में हमने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। फिर एक अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन में हम लग गए और उसके साथ साथ धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से, गोपाल राय, संजय सिंह जी, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे जी, इन लोगों से हमारी नज़दीकियाँ बनती चली गई। इनसे हमारा बहुत प्यार और प्रेम हो गया कि ये लोग हमें अपने छोटे भाई की तरह, अपने साथी की तरह मानने लगे। तो हम फिर आम आदमी पार्टी बनी और आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर बन गए। और रास्ता पता ही नहीं चला, मुझे ही नहीं पता लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ये भोलेनाथ की कृपा है, जो भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। राजनीति में आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? क्या खास कुछ अलग लगा आपको आम आदमी पार्टी में? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी में को नहीं चुना मैंने। मैं बीजेपी का गुंडा था और ठीक ठाक जैसे भी बीजेपी के मेरे नेता होते थे, जो भी थे, वो कुछ भी बोलते थे, मैं वही काम करता था। अपनी तरफ से मेरा कोई वो नहीं था। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो बोला गया कि भाई चलो उधर चलते हैं, कि आंदोलन में मदद करते हैं।
और एक माहौल चल रहा था उस टाइम देश में। लेकिन जब मैं अन्ना आंदोलन में गया तो मुझे समझ आया कि वो चीज़ ठीक नहीं, ये चीज़ तो ये ठीक है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मैं अन्ना आंदोलन में आईएसी में जुड़ गया। आईएसी में जुड़ने के बाद आम आदमी पार्टी उसके बाद बनी। तब आम आदमी पार्टी बनी तो फिर एक डिसीज़न लिया कि अब बीजेपी नहीं, अब आम आदमी पार्टी में। अब मुझे गुंडागर्दी या वो शोशोबाजी नहीं करनी, अब मुझे सेवा करनी है और आम आदमी पार्टी में काम करेंगे। क्योंकि मैंने अरविंद जी को नज़दीक से देखा था और अरविंद जी जैसे काम करते थे उन्हीं की सोच को फिर मैंने देखते हुए और ये फैसला लिया कि अब हम आम आदमी पार्टी में रहेंगे और यहीं काम करेंगे। आपने बताया कि जैसे अन्ना आंदोलन में आप जुड़े, लेकिन उस वक्त ये माहौल था कि दो रास्ते जाते थे, एक राजनीति की तरफ, एक अन्ना जी की तरफ। आपने अरविंद जी का रास्ता क्यों पकड़ा? क्या कुछ खास लगा अरविंद केजरीवाल की सोच में? देखिए, मैं बीजेपी में रहा हूँ 16-17 साल। अगर जो आपको कुछ काम करना है ना तो आपको राजनीति करनी पड़ेगी। राजनीति तो लाल बहादुर शास्त्री भी करते थे, राजनीति तो सुभाष चंद्र बोस भी करते थे, सरदार पटेल भी करते थे। तो अच्छी वाली राजनीति ना, तो इसलिए ये रास्ता चुना। अगर जो मैं लड़ता रहूं और मेरे पास पावर नहीं है तो मैं लड़ता तो रहूँगा। अब पहले लोगों को कोई छोटा सा काम होता था तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ उनके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, अब वही काम मेरे एक फ़ोन से हो जाता है। ये ताकत है राजनीति की अच्छे वाली कि हमारे जो गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, SC ST समाज से हैं, उन लोगों को बड़ी दूसरी नज़र से देखा जाता है। मैं आज भी बता रहा हूँ, मेरे सामने बोला गया है कि इस कप में चाय पी ली तो इस कप को साइड में रख दो, ये SC ST है। दिल्ली में बता रहा हूँ मैं आपको। क्या पूरा वाक्य था थोड़ा? मैं कहीं बैठा था और मेरे सामने कुछ लोग आए, मैं भी वहीं बैठा था, तो उनको चाय पिलाई गई और वो चाय के कप वहाँ से उन्होंने बोला कि इनको अलग रख देना। तो मेरे को बड़ी पीड़ा हुई कि यार हम सभी एक तो हैं, ये चाय के कप अलग क्यों रखवाए गए। तो हमारे यहाँ है ना, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, SC ST लोग हैं, उन लोगों के साथ है ना, कोई कुछ भी कहता रहे कि आज एक समान है, कोई एक समान नहीं है। आपने कैसे आवाज़ उठाई उनकी? क्या कहा आपने उस टाइम? नहीं, मैंने वो महफिल ही छोड़ दी। मैंने उस दिन के बाद मैंने वहाँ बैठना ही बंद कर दिया कि जो लोग सबको एक नज़र से नहीं देख सकता वो ठीक नहीं है। तो हमने उस दिन से वो रास्ता ही छोड़ दिया, वो लोग ही छोड़ दिए जो इतनी छोटी सोच रखते हैं। लगातार आम आदमी पार्टी लोगों की आप कहते हैं काम करते थी, आप भी पार्षद के रूप में, डबल इंजन सरकार थी, लेकिन क्या लगा आपको कि आम आदमी पार्टी इतने बड़े मार्जिन के साथ उसको दिल्ली की सत्ता छोड़नी पड़ी? देखिए, ये तो मेरे से पूछेंगे तो अलग बात लगेगी कि मैं तो अरविंद जी के लिए काम करता हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए काम करता हूँ। ये आप लोगों से पूछे जाके। एक आदमी ये कह दे कि काफ़ी सवाल ये भी आ रहे थे कि जो पार्षद जीत के गए थे उनका जो रिपोर्ट कार्ड है या उनके जो काम की वो थी, उस पे भी कुछ ऐसा प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के हारने का वो कारण था। देखिए, मेरे क्षेत्र में कृष्ण विहार आता है, मैंने सारे रोड हमने कवर कर दिए हैं। IGL वहाँ दबा दी, सीवर लाइन वहाँ दबा दी, सीवर कनेक्शन वहाँ कर दिए, रोड वहाँ बना दिए, नालियाँ वहाँ बना दी, पुलियाँ वहाँ बनवा दी। पूटकला आता है, पूटकला में तकरीबन सारे रोड बना दिए हैं, बड़े बड़े। छोटे रोड बचे उन पे काम कर रहे हैं। सेक्टर 23 में तकरीबन सारे रोड बना दिए। जहाँ मंत्री रहता है, जहाँ आज का स्टैंडिंग मंत्री रहता है, कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र इंद्राज जी, उनकी पॉकेट में जाके देख लीजिए, उन्होंने एक भी रोड नहीं बनाया। सारे रोड हमने और मैंने नहीं बनाए, जनता का पैसा है जी, आया था तो लगा दिया। तो सारे रोड उनकी पॉकेट के भी हमने बनाए और जितनी लाइट लगी है वो भी हमने लगाई है। जाके देख लीजिए, उन्होंने 10 रुपये भी लगाए हों पिछले जितने अभी समय उनका आया है। और अभी तक का जो कार्यकाल हुआ है, वो जो मोटा मोटा काम हो, दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएं बारीकी से कि अपने कार्यकाल में भी आपने क्या क्या क्षेत्र में काम? देखिए, मेरा सबसे बड़ा क्षेत्र लगता है कृष्ण विहार। कृष्ण विहार के 98% 99% रोडों का काम, पुलिया का काम, सीवर का काम, IGL का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। वहाँ पे एक दो समस्याएं हैं। एक तो वहाँ पे मेरे एरिया से बाहर सुल्तानपुरी का एरिया लगता है, वहाँ पे 2 खत्ते हैं। वहाँ पे कॉम्पैक्टर लग जाए तो मेरा एरिया बहुत सुंदर हो जाएगा। जितने भी
यहाँ पे बोलते थे रोंगिया रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, एक भी मेरे क्षेत्र में हो, जितने कबाड़े थे, जितने कबाड़ घर थे, सब खत्म कर दिए हैं। पूट कला के तकरीबन सारे रोड बना दिए हैं, सारे बड़े रोड जितने भी थे। दादा चौधा राणा मंदिर रोड है, बहुत बड़ा रोड है, 3.5 करोड़ की लागत से बना है, वो एमसीडी ने बना के तैयार किया, अभी ग्रामीणोदय योजना के तहत उसका पैसा आया। सुल्तानपुरी रोड जिससे आप आते जाते हैं, जो आपकी कनेक्टिविटी भी करता है, उस रोड को बनाया करोड़ों रुपए की लागत से, वो भी पिछले 15-20 साल के दौरान पहले कभी नहीं बना था। गांव के फिरनी रोड जितने हैं वो सारे बना दिए। फिर गांव में एक महिला पार्क है, उसके अंदर लाइटें लगाई, बहुत अंधेरा रहता था, बहुत सुंदर उस पार्क को बनाया और लाइटें लगा दी हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं। साथ में एक डिस्पेंसरी है, अंधेरा रहता था पूरी रात, उसमें भी हाई मास्क लाइटें लगवाई, जो बंद थी वो चालू करवाई और बिल्कुल उसमें भी रोशनी रहती है। साथ उसकी 4 दीवारी कराई, जो टूटी हुई डिस्पेंसरी थी उन सब की छतें रिपेयरिंग सब कुछ ओके करा के आज वो चालू हालत में है। उसी में आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। अब हमारी जो डिस्पेंसरी है उसी में अब आरोग्य मंदिर बन रहा है। उसके बाद फिजिकल सेंटर आता है, फिजिकल सेंटर की छत टपक रही थी, सारी चीज़ें उनको भी ठीक करा रहे हैं। उसके पीछे अंधेरा रहता था, वहाँ भी लाइट लगवा दी है। सेक्टर 20 में हमने सभी ब्लॉकों में गेट लगवा दिए हैं, जितनी भी सीवर लाइन थी, पानी की लाइन थी, वो दबवा दी हैं। सभी पार्कों में लाइट लगवा दी हैं, हाई मास्क लाइटें लगवा दी हैं। अब कुछ रोड बचे हैं, उनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीपीएल रोड है, जो आपने देखा होगा, सेक्टर 20 का एक एनडीपीएल रोड है, उस रोड का 86 लाख रुपए का बजट पास हो चुका है, वो बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा इसी महीने में। उसके साथ में एक बहुत बड़ा एनडीपीएल पार्क है, फूल पार्क बोलते हैं उसको, उसके भी 25 से 30 लाख रुपए पास हो चुके हैं, वो भी इस महीने में काम शुरू हो जाएगा। उससे आगे चलते हैं तो हमारा सेक्टर 21 आता है। सेक्टर 21 में हमने एक अपनी मलेरिया डिपार्टमेंट का एक बहुत सुंदर एक डिस्पेंसरी बनाई। लगभग सभी पार्कों में वहाँ पे जो पॉकेट हैं, पॉकेटों के अंदर हमने हाई मास्क लाइटें लगवाई हैं। जहाँ पार्कों में कूड़े के ढेर लगे रहते थे, लोग घूमते नहीं थे, सभी पार्कों को साफ कराया है, सभी में बेंच लगवाए हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है, शीशराम पार्क, जिसमें बहुत अंधेरा रहता था, दीवार टूटी पड़ी थी, सारी दीवार नई बनवा दी हैं, उस पर ग्रिलें लगवा दी हैं, उसमें लाइटें लगवा दी हैं। तो काम तो मैं क्या बताऊं कि हमने ग्राम सभा में तकरीबन सारे रोड बना दिए हैं। अभी 20 लाख रुपए से सेक्टर 22 में रिपेयरिंग का काम किया था, जो मेरे 20 लाख रुपए मेरे फंड के, निगम पार्षद को सिर्फ 20 लाख रुपए मिलते हैं साल में, 20 से 25 लाख रुपए, वो सारे लगा के सेक्टर 22 में हमने जितने भी गड्ढे हैं वो भरवाए। कोशिश हमारी यही रहती है, सारा काम होता है फंड से। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना भी बताता हूँ साहब, सबसे ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति है निगम पार्षद और सबसे कम फंड पाने वाला व्यक्ति है निगम पार्षद। सबसे ज़्यादा फंड मिलता है सांसद को और विधायक को, और सांसद विधायक फिर निगम पार्षद को देते हैं। इस देश में भ्रष्टाचार की परिकाष्ठाओं को पार किया गया है। अगर जो आपको काम करना है तो क्यों ना आप सीधा निगम पार्षद को फंड दें? क्यों निगम पार्षद फाइल लेके इधर से उधर घूमता रहेगा? अगर जो सीधा निगम पार्षद को फंड मिलेगा तो चुटकियों में काम होगा, और निगम पार्षद को फंड ही नहीं मिलेगा तो वो काम कहाँ से करेगा? कुछ दिक्कत आती है, जैसे एमएलए पहले आपके आम आदमी पार्टी के थे, अब भाजपा से हैं, कुछ आपको लगा कि काम में कुछ अड़चनें आती हों, या कुछ जो पहले काम होते थे, बजट की आपने बात कही, कुछ लगा कुछ दिक्कत है? देखिए, मेरे को आंदोलन से मैंने एक बात सीखी थी, ये अन्ना जी से सीखी थी मैंने। ये पैसा हमारा आपका नहीं, किसी के बाप का। देखिए, ना तो मैं अपने घर से लेके आया था, ना अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से लेके आए थे, ना मोदी जी अपने घर से लेके आया था, ना कोई और लेके आया था। ये पैसा इस जनता के टैक्स का है और इस जनता को वापस देना पड़ेगा। और अपने अंदर इतनी ताकत है, पैसा नहीं मिलेगा तो हलक में हाथ दे के पैसा निकाल लाएंगे। जनता का पैसा है, जनता के लिए लगाना पड़ेगा, जनता के लिए मांग रहे हैं। कोई मैं अपने पर्सनल विकास के कार्य नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ, जनता के पैसे देने पड़ेंगे। तो इससे मैं घबराता नहीं हूँ, पैसे ले आएंगे, हम पैसे लेके आते हैं। और अभी फिर बजट लगा रहा हूँ, करोड़ों रुपये की लागत से गाँव की जो छोटी गलियाँ हैं उनका बजट लगा रहा हूँ, वो लेके आऊँगा। अगर बवाना विधानसभा की बात की जाए, आप भी प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको भी चुन को भेजा है, क्या कारण रहे, अगर आपसे एक आम नागरिक के तौर पर पूछा जाए, आप भी वोटर हैं यहाँ के, क्या कारण रहे जो आम आदमी पार्टी यहाँ से पिछड़ी और भाजपा यहाँ पे दोबारा सत्ता में? देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया,
और आपने बीच में रोक के पूछा कि पूछ सकता हूँ, बिल्कुल पूछिए, बेधड़क पूछिए, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। आपको एक रिकॉर्ड देता हूँ और आप उठा लेना। यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे मेरा चुनाव हुआ 2022 में हुआ था, मेरे ख्याल 22 में दिसंबर में। मुझे 32,000 वोट हमारे यहाँ टोटल पड़ी, मुझे लगभग 16,500 वोट मिली, टोटल 32,000 वोट। उसके बाद सांसद का चुनाव होता है, सांसद के चुनाव में 30,000 वोट पड़ती हैं, और उसके 1 साल बाद विधायक का चुनाव होता है। आप बताइए कितनी वोट पड़ सकती हैं? 42,000 एकदम से। जब से चुनाव हो रहे हैं, जब से लेके आज तक 32,000 वोट से एक वोट ज्यादा नहीं पड़ी। आप आंकड़े निकाल लीजिए। और एकदम अचानक ऐसे एक करिश्मा होता है कि 42,000 वोट पड़ गई। कहाँ से वोट बन गई? अगर जो 42,000 10,000 वोट ज़्यादा पड़ी हैं तो 50% के करीब जो वोटिंग हुई थी यहाँ पे, तो इसका मतलब 20,000 वोट बढ़ी है ना, तभी तो 10,000 वोट ज़्यादा पड़ी हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा करिश्मा था कि एकदम से 1 साल के अंदर इतनी वोट कहाँ से आ गई। तो हारे नहीं, हराए गए। तो आप भी जो आप मानते हैं जो विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है वोट की चोरी, क्या मानते हैं आप कि यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ? देखिए, ये तो पहले मैं नहीं मानता था। पहले तो सच्ची बताऊं, मैं ये सोचता था कि हाँ, हर आदमी हार का कोई वो, लेकिन जब मैंने खुद आंकड़े देखे कि 42,000 वोट कहाँ से आ गई, समझ से ही परे था ना। उसके बाद आपने जैसे कुछ वोटर अपने वोटर लिस्ट लेकर अपने भेजे हों, BLO वगैरह से चेक करा, कुछ आपने चेक किया कि कौन कौन सा फ्रॉड वोट है, या कुछ जैसे लगातार कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपने BLA भेज के लगातार बिहार में चेक करा रही है, तो आपने कुछ यहाँ नोट किया या कुछ अपना भेजा कर? देखिए, 2 चीज़ थी। पहले तो हमें जो लिस्ट मिली थी ना, उस लिस्ट में वो बूथ ही नहीं थे। 7 बूथ बढ़ा दिए गए, वो बूथ ही नहीं थे उसमें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। दूसरा, मैं करता हूँ समाज के लिए काम, तो मुझे तो खाना खाने का बोझ नहीं रहता, पानी पीने का बोझ नहीं रहता। मैं तो पूरा दिन, मुझे ये नहीं पता लगता, क्योंकि देखिए, सबसे राजनीति का मैं सबसे छोटा नेता हूँ, और मैं एक आध बार मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं मानता हूँ, ऑन कैमरा मैं मान रहा हूँ, एक आध बार मुझे गुस्सा आ जाता है और मेरे मुंह से क्या निकलता मुझे ही नहीं पता होता। उस टाइम पता नहीं भगवान कौन से रूप में मेरे अंदर आते हैं। जब एक आध बार मेरे को गुस्सा आता तो मुझे नहीं रहता, लेकिन मैं लोगों के लिए पूरा दिन काम करता हूँ, और किसी मेरे आदमी को कोई दुखी करे तो फिर मुझे गुस्सा भी आ जाता है। तो मेरे को इन चीज़ों से ज़्यादा उनके इलाज कराने, उनके बच्चों के एडमिशन कराने, उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र, लेबर कार्ड, श्रम कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये बनवाने, उनके दुख दर्द दूर करने, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक याद दिलाया, आधार कार्ड का कैंप, लगातार कैंप लगाए जाते हैं, क्योंकि दर्शकों तक ये जो जनता देख रही है उन तक ये मैसेज जाना चाहिए। अभी तक कितने आधार कार्ड या कैंप आपने जो अपने लगाए होंगे जिससे लोगों को फ़ायदा हो? आधार कार्ड तो करोड़ों में मेरे पास। चुनाव से पहले ही आपका कैंप लगता था, काफ़ी लोगों के, आपने बाहर से भी लोग यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप का फ़ायदा उठाने आते थे। तो उनकी गिनती नहीं है, उनकी गिनती नहीं है। इन कामों की गिनती करता तो शायद इतने काम ना कर पाता। अब आपके चैनल से एक बात और बताना चाह रहा हूँ। वार्ड 26 की मेरी कोई भी बहन जिसका भाई नहीं है, उसका भात मैं भरूँगा। कोई ऐसी बेटी जिसका पापा नहीं है, उसका कन्यादान मैं करूँगा। 11,000 हज़ार रुपये हमने रखा है इसकी राशि, 11,000 रुपये भात के कम से कम, और 11,000 कन्यादान के। और जिसके मम्मी पापा नहीं है उसके लिए हमने 51,000 रुपये रखे हैं। तो ये काम हमने शुरू किया है हमारे क्षेत्र के जितने भी वोटर हैं उनके लिए। उनमें ऐसा कोई भी हो जिस बहन का भाई नहीं है, वो मेरे पास आएगी। हम यहाँ पे लिख रहे, जैसे कल एक माता जी आई थी, उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड भी गुजर गए, मेरा बेटा भी गुजर गया, अब मेरी पोती की शादी है। तो हमने लिख लिया नवंबर में शादी है, हम आपको भी निमंत्रण देंगे और आपसे भी गुजारिश करेंगे चाहे 10 रुपये का दान दें, उसमें दान दें, और उस बेटी के कन्यादान में हम साथ चलेंगे और उस बेटी का कन्यादान जरूर करेंगे। और सबको कहना चाह रहा हूँ, अपने आप को अकेला ना समझे। आपका भाई भी मैं हूँ, आपका बेटा भी मैं हूँ, आपका दोस्त भी मैं हूँ, आपका चाचा मामा सब कुछ हूँ मैं।
आप मेरे पास हक से आए, मैं आपका हूँ, और आपके और मेरे बीच में कोई ना नेता आएगा ना कोई दलाल आएगा। सीधे आके मुझसे बात करनी है। कभी भी ये ना कहें कि मैंने उससे बात कर ली, मैंने उससे बात कर ली। सीधा मेरे ऑफिस पे आए, मेरा नहीं आपका ऑफिस है, या सीधे घर पे आए। मैं घर पे मिलता हूँ या ऑफिस पे मिलता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाता। शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा के बारे में थोड़ा। कोई भी ऐसी बेटी है जो पढ़ना चाहती है मेरे वार्ड की, देखिए पहले मैं अपने घर को समृद्ध करना चाहता हूँ, मैं फिर बाहर भी काम करूँगा। कर लेते हैं बाहर, ज़्यादा नहीं करते। कोई भी ऐसी बेटी है जो पढ़ना चाहती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। किताबें चाहिए, मैं बैठा हूँ। ड्रेस चाहिए, मैं बैठा हूँ। जिस बेटी ने 10वीं 12वीं पास कर ली है, नौकरी करना चाहती है, देखो नौकरी मिलेगी क्वालिफिकेशन के आधार पे, तो नौकरी करना चाहते हैं तो 15,000 से लेके और 30,000 सैलरी के बीच में हमारे पास बहुत नौकरियां हैं। जिसको भी नौकरी करनी है वो हमारे पास आ जाए, हम नौकरी लगवाएंगे आपको, और आपको डिप्लोमा भी दिलवाएंगे 1 साल का और 2 साल का। उस डिप्लोमा को लेके आप कनाडा भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, उसके बेहाव पे आपको वहाँ भी नौकरी मिलेगी, वो वहाँ भी मान्य होगा। राजनीति से अलग आप लगातार एनजीओ से भी जुड़े रहते हैं, सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं, उसके बारे में। देखिए, चंद्रकला एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये मेरी नानी माँ के नाम पे है। मैं अपनी नानी माँ से बहुत प्यार करता था। उनके जाने के बाद मैंने उन्हीं के नाम से ये ट्रस्ट बनाई थी। फिर हमारे सभी मित्रों ने मिलके एक शहीद आपकी नानी माँ भी लगातार समाज सेवा से जुड़ी रहती थी, क्योंकि अपनी एक बार पहले बात हुई थी, आपने बताया था कि आपका इंस्पिरेशन वही है, आपका प्रेरणा स्रोत वही है। बिल्कुल। आज आप देखते होंगे लोग कहते हैं लेडी सिंघम सिंघम, मैंने बहुत सारे सिंघम देखे, मेरी नानी से बड़ा सिंघम नहीं था। वास्तव में मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरी नानी जितना दबंग आदमी मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। वो किसी से नहीं डरती थी, इस धरती पे तो शायद वो किसी से नहीं डरती थी, सिर्फ भगवान को छोड़ के। उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली है। उनके हाथ में लठ रहता था एक हाथ में, और जुबान पे उनके भी गाली रहती थी। बड़ा गुस्सा था उनके अंदर, मुझे भी कई बार डांट देती थी और पीट देती थी। एनजीओ, हमारी एनजीओ, ये सारे काम जो हो रहे हैं, आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये सारे काम एनजीओ से ही हो रहे हैं। चाहे हमारे कैंप हों, आधार कार्ड, पहचान पत्र, लेबर कार्ड, श्रम कार्ड, वोटर कार्ड, शादी ब्याह, बुक्स वगैरह का जो भी काम कर रहे हैं। अभी हमने एक गौ चिकित्सालय भी खोला है, हमारी एनजीओ की तरफ से वो रन हो रहा है। महादेव नंदी सेना के नाम से वो चालू है, और वहाँ पे पीड़ित गौ वंश का इलाज होता है, और उनका इलाज करके हम उनकी सेवा करते हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम कई भाई हैं, और मेरा एक भाई पुलिस में है, एक अपना काम करता है, एक मैं हूँ, एक मेरे से बड़े भाई हैं, एक मेरे से छोटे भाई हैं, 3 मेरे से बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई, 3 2 5 7 कई सारे भाई हैं अगर जो। और सच्ची बताऊं, मैं ये कह नहीं सकता हम कितने, हम सब भाई हैं, आप भी मेरे भाई हो। तो परिवार में जिस घर में हम रहते हैं वहाँ हम 2 भाई रहते हैं, बड़े वाले भाई और मैं। एक बेटा है, एक भतीजा है, एक बेटी, एक भतीजी है जो उस घर में रहते हैं। बाकी हम अलग अलग घरों में बहुत सारे भाई हैं। राजनीतिक इंटरव्यू तो काफ़ी हुए होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको व्यक्तिगत भी जानते हैं। दर्शक जानना चाहते हैं कि पॉलिटिशियन वास्तव में हमारे इंसान कैसे हैं, हमारे साथ कैसे जो लगातार जुड़ते हैं। शिक्षा के बारे में अगर आपकी बात की जाए, शिक्षा के बारे में भी थोड़ा। मेरी शिक्षा जी, मैं तो बिल्कुल पढ़ने का शौक़ नहीं था, मुझे खेलने का। हाँ, मैं आज भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। आज भी मैं लगभग 2-2 घंटे प्रैक्टिस कर लेता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ। पढ़ाई में भी 10वीं 12वीं पास कर ली थी। कुश्ती का शौक़ था, ठीक ठाक पहलवान था, लेकिन वो समय थोड़ा सा कमज़ोर था। उस समय इतनी मेहनत नहीं कर पाए। मेरे पिताजी डीटीसी में ड्राइवर थे और इतने संसाधन नहीं थे। मैं छत्रसाल स्टेडियम में जाता था प्रैक्टिस करने, और बहुत दूर पड़ता था और बहुत परेशान भी होते थे। फिर छोटी उम्र में हमारी शादी भी हो गई थी, इसलिए बस एक बेटा एक बेटी है। बेटा क्या कर रहा है? बेटा LLB कर रहा है, अभी वो लॉ कर रहा है, और जज की तैयारी करने की उन्होंने शुरू, वो कह रहे हैं करेंगे। हाँ, और मेरी बेटी MPhil की है उसने, वो साइकोलॉजिस्ट है। अभी PhD का पेपर उसका क्लियर हुआ है, तो शायद अब वो PhD अपना शुरू कर देगी। अगर बात की जाए
गुस्सा भी आपको बताते हैं कि काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्से को शांत करने के लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, कारण क्या है आपका जो गुस्सा आता है उसके बारे में? देखिए अब नहीं आता, एक आध बार आज आया मुझे गुस्सा। आज मैं सेक्टर 22 में था, वहाँ मुझे बहुत गुस्सा आया। लोग परेशान हैं, उनके घर गिरने वाले हैं, कोई मदद करने ही नहीं आ रहा। मैं अकेला पागलों की तरह घूम रहा हूँ, फिर भी कुछ लोग आके वहाँ पे हमें टोंट कर रहे हैं, हमें, तो मुझे गुस्सा आया। उन पे नहीं आया, अपने आप पे ही आया, और उसमें मेरे से एक दो गालियाँ भी निकली। तो अब नहीं आता मुझे गुस्सा, जब से मैं भोलेनाथ की पूजा में ज़्यादा लीन हुआ हूँ, तो अब मुझे गुस्सा कम आ रहा है। डाक कावड़ को लेकर भी आप चर्चित रहते हैं लगातार, जैसे आप कई सालों से डाक कावड़ ला रहे हैं। पता नहीं कितने साल हो गए, बहुत डाक कावड़ लेके आए हैं, और जब तक ये पैर चलेंगे, जब तक ये डाक कावड़ भोलेनाथ की आती रहेंगी। और मैं तो कह रहा हूँ, मांग लीजिए इन भोलेनाथ से जो मांगना हो। ये इतने भोले बाबा हैं हमारे, देव के देव महादेव, नाथों के नाथ भोलेनाथ, इनसे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, जो मैंने इनसे मांगा वही दे दिया इन्होंने, कभी ना नहीं है इनके इधर पे। मानते हैं भ्रष्टाचार है भाजपा उसमें, नगर निगम में? देखिए भ्रष्टाचार तो सच्ची बताऊँ ना, तो कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ भ्रष्टाचार नहीं बचा। नगर निगम में बताते हैं अपरंपार है, इसकी लिमिट नहीं है। देखिए आप मेरे वार्ड में जाइए, आपके नहीं, मैं नगर निगम में मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ी राजनीति करता ही नहीं, मैं बहुत छोटा नेता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। आप पार्षद हैं, आपके पार्षद की आपकी धर्मपत्नी है, आप ये मानते हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है? देखिए नगर निगम में भ्रष्टाचार होगा, जरूर होगा, अगर जो सारी चीज़ें, आप तो सिस्टम के अंदर हैं। शर्म आती है कुछ लोगों के बारे में बोलते हुए। भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार होता है। एक दिन मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में एक सफाई कर्मचारी था शायद, उसी से ही पैसे मांगे जा रहे थे। तो अगर जो, और वो कह रहा है, ऑन कैमरा कह रहा है, मैंने तो वो वीडियो देखी है, मैं आपको भी दे दूंगा। तो अगर जो उस कर्मचारी से पैसे मांगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब औरों से भी मांगे जा रहे होंगे। 20-20 साल या 21-21 साल लगातार काम करता है एमसीडी का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, किसी भी डिपार्टमेंट का, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो पाता, वो रिटायर्ड भी हो जाता है। कई हमने वीडियोस भी देखे थे। क्या इन सफाई कर्मचारियों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी आपकी टीम है, आपकी सेना है? देखिए मैं सफाई कर्मचारी भी नहीं बोलता, मैं तो उनको बोलता हूँ सफाई सैनिक। वो सफाई सैनिक है, जैसे देश की रक्षा लोग वहाँ करते हैं ना, उसी से गंदगी से रक्षा ये लोग करते हैं। नहीं तो है ना, एक हफ्ता अगर जो सफाई सैनिक अपना काम ना करें तो दिल्ली कूड़े का पहाड़ बन जाएगी। यहाँ पे बदबू के अंबार लग जाएंगे, इतने ढेर लग जाएंगे कूड़े के, बदबू ही होगी चारों तरफ। लेकिन इनके साथ सबसे ज़्यादा सौतेला व्यवहार हो रहा है। इन लोगों को पक्का नहीं किया जाता, इन लोगों के जो हेल्थ का कार्ड होता है वो नहीं बनता है, और ये बेचारे। कभी कैशलेस की आवाज़ उठाई इनकी? बिल्कुल, मैं तो बहुत उठाता हूँ अभी। और मैं तो आपको एक बात और बताता हूँ, पीछे आप जाके पूछ ले सकते हैं, हमारे एक सफाई कर्मचारी है सेक्टर 20 से, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया। मैं खुद उनकी पत्नी को डॉक्टर के पास लेके गया, खुद उनकी पत्नी, देश के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर सुरेंद्र डबास के पास लेके गया, उनका इलाज कराया, उनका 8 लाख रुपए का बिल बना। आप जाके उनसे पूछ सकते हैं, वो एक बार फाइल लगाने भी नहीं गए, फाइल भी मैं खुद लगा के आया हूँ, और उनका इलाज कराया, और उनके 8 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ गए हैं, ये भी मैंने सुनिश्चित कर लिया है। तो मैं अपने कर्मचारियों के लिए दिन रात काम करता हूँ, और सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं वो एमसीडी के कर्मचारी हैं। और अब की बार तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। काम की तो लगातार लोग बात करते हैं, जनता भी करते हैं, पार्षद भी काम करते हैं, लेकिन सैलरी की कभी आपने उनकी आवाज़ उठाई? 4-4, 5-5 महीने हो जाते। अब नहीं होते हैं। अब हमने भाजपा के सत्ता में आने से, या क्या कारण था? क्योंकि आपसी जो मनमुटाव था भाजपा या आम आदमी पार्टी का कहें, क्या जो कर्मचारी हैं नगर निगम के वो उसमें पिस रहे थे? देखिए ये जो सैलरी वाला काम है, ये तो आम आदमी पार्टी ने किया ना। ये तो आम आदमी पार्टी ने तय किया कि इनकी सैलरी, पूरी सैलरी टाइम पे आना, 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आना, और उनके जो भी भत्ते थे या बोनस था वो भी दिलवाया। अब बीजेपी के मुंह में है ना चुंदर, वो
फंस गया है। अब वो ना तो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अब उनको टाइम पे देनी पड़ेगी, और नहीं देंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि 2.5 साल से जब मिल रही थी तो अब क्यों नहीं मिल रही। और जैसे केजरीवाल जी गए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के भी 3 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। तो अब तो एमसीडी छोड़ो, दिल्ली सरकार में सैलरी नहीं मिल रही लोगों को। कुछ डिमोटिवेट हुए थे हार से दिल्ली में, जो दिल्ली सरकार की हार हुई थी? नहीं, डिमोटिवेटेड हम होते ही नहीं। हम भोलेनाथ के भक्त हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। अरविंद जी ने कहा है पॉजिटिव सोचते रहो। राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं। पिछली बार भी आपने ईमानदारी से बताना कि आपने कोई नेता देखा है जो टिकट को मना कर दे? आपके सामने बैठा है। पिछली बार मुझे टिकट मिली थी, मैंने मना कर दिया था जब जर्नल सीट थी, तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा था। और मैं आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे चुनाव लड़ने का शौक़ नहीं है। दूसरा, आप कोई ऐसा नेता बता सकते हैं जो नेता होके और अध्यात्म और साधु बनने के रास्ते पे चला है? बता सकते हैं? साधु बन के नेता बहुत बने हैं, नेता बन के साधु कौन बना है? बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। मैं आपके सामने चैलेंज दे रहा हूँ। क्या लगा आपको कि आपने ये छोला जो धीरे धीरे आप धारण करते जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये है ना कृपा भगवान की है। मैंने एक दिन, मेरे को किसी ने हमारी रॉयल मार्केट है सेक्टर 20 में, वहाँ पे एक प्रोग्राम था, उन्होंने मेरे को एक भगवा चादर उड़ाई सम्मान में। बस वो दिन है, आज का दिन है, मेरे शरीर से ये उतरी नहीं। ये उसकी करिश्मा है। जिस दिन अयोध्या में श्री राम की मूर्ति स्थापना हुई थी, यहाँ भी एक मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम था, यहाँ भी एक बहुत अद्भुत प्रोग्राम उन्होंने किया था। और उसमें उन्होंने एक भगवा चादर मुझे भेंट की, मेरे को उड़ाई, और वो ऐसी ओढ़ी कि मैं उस दिन से इसी रंग में रंग गया। मुझे अध्यात्म अच्छा लगने लगा, और ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ चल पड़ा। केजरीवाल जी पे विश्वास है या अंधविश्वास? अंधविश्वास। मैं अंधविश्वास तो किसी पे करता ही नहीं, मैं विश्वास सिर्फ भगवान पे करता हूँ। उनकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं। पूट कला में एक सिंथेटिक ट्रैक है, हम 50 साल के होने वाले हैं, आज तक किसी ने ऐसे नहीं सोचा होगा। मैं उनके पास एक फाइल लेके गया, और वो भी अपने एनजीओ के लेटर हेड पे। और मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे सीएम साहब ने, जब वो सीएम साहब थे, मात्र 1 हफ्ते के अंदर सिंथेटिक ट्रैक पास कर दिया और पैसे अलॉट कर दिए। तो ऐसे सीएम होने चाहिए। मैं उनके पास कभी भी किसी काम के लिए गया तो उन्होंने ये नहीं किया कि देखेंगे, उन्होंने कहा ओएसडी को बुलाया और बोला ये काम कर दो। तो ऐसे लोग हैं, तो हम उनकी नीतियों से, आप बताइए ना, ऐसे स्कूल, ईमानदारी से बताइए अंकित जी, आप स्कूलों में गए हो, आप भी हमारे जैसे हो, आपने देखे थे ऐसे स्कूल, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक आपने देखे थे, ऐसे पोली क्लिनिक आपने देखे थे? दिल्ली में 5-5 हज़ार रुपये में लोग गार्ड की नौकरी करते थे, आज 17-18 हज़ार रुपये हर गार्ड को पैसा मिल रहा है। बसों में फ्री यात्रा महिलाओं के लिए, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के। कहते हैं उन्होंने जो खजाना था दिल्ली सरकार का वो पूरा खाली कर दिया, इस पे क्या कहें? किसी के बाप का खजाना भाई? कौन सी दिल्ली सरकार का खजाना? अरे जनता का पैसा जनता को दे दिया खजाना। रेवेन्यू तो उन्होंने खत्म कर दिया। किसके ऊपर खत्म कर दिया? कार चलती है रेवेन्यू के साथ, वो तो उन्होंने पूरा बताते हैं, ऐसा बताते हैं भाजपा वाले, आरोप लगाते हैं आपको। आरोप बिल्कुल बढ़िया आरोप लगा रहे हैं। अभी रेखा गुप्ता ने कहा ना कि ये कौन सा उनके बाप का खजाना था, या ऐसे उन्होंने कुछ बोला था। अरे भाई, बिजली पे सब्सिडी दी तो लोगों के लिए दी, पानी पे सब्सिडी दी या माफ़ किया तो लोगों के लिए किया, बसें फ्री की तो कौन घुमा? हमारी माँ बहन बेटियाँ बीवी, हम वही तो घूमी ना। तीर्थ यात्रा कराई किसने की? हमारे माँ बाप ने की, हमारे बुजुर्गों ही ने की ना। तो कहाँ लुटा दिया? लुटाया कहाँ? अरे जनता पे नहीं लुटाओगे तो क्या अपने वो विदेशी दोस्तों पे लुटाओगे? अपनी अय्यासी पे लुटाओ तो ठीक है। आप एप्पल का फ़ोन ले लिया आते ही, शर्म आई उनको? वो उनको कह रहे थे कि बंगला ले लिया, आप 2 बंगलों में अपना एक घर बनाया, उनको शर्म आई? नहीं आई। ये तो कहने की बात है, तो दूसरों को बदनाम करने के लिए बोला जाता है। जनता का पैसा जनता पे लुटाई, ऐसे ही नेता होने चाहिए। तो अब समय हो चुका है लोगों से अलविदा करने का। जाते जाते क्या कुछ जो दर्शक हैं, क्या कुछ संदेश या कुछ मैसेज आप देना चाहिए? देखिए, एक ही संदेश देता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करो। मेरी बहनों से कहना चाहूँगा, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। सबसे बड़ी पूजा यही है। और उसके बाद समय मिले
तो थोड़ा सा समय अपने भगवान में, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसकी पूजा करें, उस पर ध्यान लगाए, जिससे आपके अंदर, देखिए भारी शरीर से अंदर का जो शरीर होता है ना, वो भी स्वस्थ रहना चाहिए। आप बाहर से बहुत हट्टे कट्टे हैं, तगड़े हैं, लेकिन अंदर से कमज़ोर हैं तो वो भी गलत है। तो भगवान का ध्यान करेंगे तो आप अंदर से भी मजबूत होंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने की। और जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा था कि कहाँ से ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा उस परमात्मा से मिलती है, उस भोलेनाथ से मिलती है। तो उसकी पूजा करते रहिए, आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, जीवन के सारे कष्ट कटेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से आके ये इंटरव्यू किया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के प्रसिद्ध समाजसेवी मुकेश कुमार। तो इसी तरह हम दूसरे नेताओं को, समाजसेवियों को आपके रूबरू करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें दिल्ली न्यूज़ बज। धन्यवाद।